वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे होल सिलेबस का समर ऑफ 12th की बायो का, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहती हूँ फॉर योर एग्जाम। एंड बस इसमें जितनी हो सकती है अच्छी तरीके से मेहनत कर लो, बाद में आराम ही आराम है। और अगर आप लोग ऐसा चाहते हो कि लास्ट एग्जाम के बाद टेंशन में ना रहो तो पूरी ताकत लगा दो इस एग्जाम के लिए, ठीक है। बेटर तरीके से नहीं, बेस्ट तरीके से परफॉर्म करना, उसके बाद खूब आराम करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी डेफिनेशंस भी आ जाती है सीधे सीधे। तो क्या सबसे पहले तो आप सीड्स के बारे में पता करना, सीड्स क्या होती है, ठीक है, किससे बनती है, ओव्यूल से बनती है ना, तो कैसे कैसे होता है इसका डेवलपमेंट, ये करना। मेल और फीमेल गैमेटोजेनेसिस करना। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होना, ठीक है। फिर एल्ब्यूमिन और नॉन एल्ब्यूमिनस में डिफरेंस जरूर कर लेना। पेरिस्पर्म क्या होता है, पोलन ग्रेन, ओव्यूल और स्ट्रक्चर नंबर, ये करना। किस तरीके से पेरिस्पर्म, नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्बुमिनस, इनकी तो डेफिनेशंस कर लेना, ठीक है। ये सारे सीड्स के बाद का ही जो भी है वो टॉपिक है। उसके बाद आता है पोलन ग्रेन और ओव्यूल की स्ट्रक्चर और नंबर जरूर करना, क्योंकि इसमें से ना थोड़े से टफ क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे बोल देते हैं किसी और स्पीसीज का नाम ले देंगे और कहेंगे इसमें अगर नंबर ऑफ ओव्यूल्स अगर इतने प्रेजेंट होते हैं तो फिर इसमें पोलन ग्रेन कितने होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल या फिर एग कितने फॉर्म होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो एक टफ क्वेश्चन बन सकता है इसमें, तो इसको कर लेना। फिर डिफरेंशिएट जरूर कर लेना तीनों में, जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होता है ना उनके डिफरेंशिएट कर लेना। गैटोनोगैमी क्या होता है, जीनोगैमी, और ऑटोगैमी क्या होता है, जो सेल्फ होता है, ठीक है, अपने आप हो जाता है। गिटोनोगैमी क्या होता है, जो अदर फ्लावर्स के होते हैं, ठीक है, अदर फ्लावर्स के और किसी और अदर फ्लावर में जा रहे हो। और ये जीनोगैमी क्या होता है, जो अलग प्लांट के ही जो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है उनमें फ्यूजन हो रहा हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के हो, तो इनको कर लेना। सेम फ्लावर में हो तो सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा हो तो ऑटोगैमी। गाइटोनोगैमी क्या होता है, डिफरेंट एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में जब पॉलिनेशन हो रहा हो। और जीनोगैमी डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट उनमें जो आपस में हो रहा हो, ठीक है, इनके डिफरेंशिएट कर लेना। फिर कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को जरूर कर लेना। और टर्म्स को याद करना भी जरूरी नहीं है, आप बस उस टर्म्स को ना तोड़ के उसका मीनिंग निकालना है। बायो में सबसे अच्छी बात यही होती है कि टर्म्स बहुत सारे होते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, उस टर्म को तोड़ दो। जैसे कि यहाँ पे आता है गैमेटोजेनेसिस, तो जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन या रिलीज होना कुछ, और गैमेट्स मतलब मेल या फीमेल गैमेट्स हो गए, ठीक है। तो गैमेट्स की फॉर्मेशन को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस आता है तो स्पर्म की फॉर्मेशन, अगर इसमें oogenesis आता है तो ओवम की फॉर्मेशन। इस तरीके से वर्ड्स को तोड़ तोड़ के उनके टर्म्स को जरूर कर लेना, ठीक है, डेफिनेशंस आ जाती हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो फीमेल पार्ट है वो तो आप लोगों को डेफिनेटली पता है, ठीक है, थोड़ा सा बना के भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, सेम हो गया, ठीक है, बस ये फ्लावर में बताना और ये मेल और फीमेल में। इसमें ना पेज नंबर 3.8 में एक ग्राफ दे रखा है आपको, डायग्राम इस तरीके से कैसे बनते हैं, ठीक है, तो उसको जरूर कर लेना, उससे काफी सारे टर्म्स आपके कवर अप हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन कर लेना कि किस तरीके से जब जायगोट बनता है तो वो किस तरीके से फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफर होकर यूट्रस में आता है, या कितने सेल होते हैं जिस टाइम पर ये आ रहा होता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। हार्मोन्स कर लेना, प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन कर लेना, वो इसी में आ जाएगा। इम्प्लांटेशन में जायगोट कितनी स्टेजेस में होता है जब वो ये शिफ्ट होता है यूट्रस में, ठीक है, या कितने देर तक रहता है फैलोपियन ट्यूब में, ये सब चीजों के बारे में। मेल पार्ट को डिटेल से स्ट्रक्चर कर लेना, जिसमें स्पर्म का स्ट्रक्चर आ जाएगा और स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है इसके फंक्शन कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दो चीजें आती है सबसे ज्यादा, एक तो बीमारियों के बारे में आ जाता है, दूसरा उसकी केयर कैसे करें, ठीक है। तो मेन तो है बर्थ कंट्रोल, किस तरीके से आपको मेथड, कौन कौन से मेथड यूज करने। तो नेचुरल मेथड कौन कौन से होते हैं, बैरियर और सर्जरिकल, इन तीनों में। सर्जरिकल मेथड में ना कुछ टर्म्स होंगे, उनकी फुल फॉर्म जरूर लर्न कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है ये टर्म्स, जैसे आ गया स्पेलिंग को कट, वही बता दिया मैंने कि टर्म जो भी मिलेंगे उनकी स्पेलिंग को कट कर देना और फिर उनका मीनिंग आइडेंटिफाई करना, इसमें भी ये चीजें आएंगी, ठीक है। सेक्सुअल डिजीज के बारे में कर लेना, ज्यादा डिटेल में मत करना, बस ये कर लेना कि डिजीज कौन सा होता है, कैसे होता है और इसके सिम्टम क्या होते हैं, ये चीजें कर लेना। हो सके तो टेबल बना लेना है, ठीक है, ज्यादा डिजीज नहीं है, 4-5 डिजीज है बस, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है वही फुल फॉर्म, ये इन चीजों की फुल फॉर्म जरूर कर लेना। ये कुछ यहाँ जिफ्ट हो गया, AIR, IUT, ठीक है, और IMR और MMR, ये MMR है, ठीक है। इनके सारे टर्म्स आपको इस चैप्टर के एंड में मिल जाएंगे, तो वो सारे टर्म्स कर लेना। जैसे जिफ्ट हो गया
गिफ्ट हो गया गैमेट्स इंट्रा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इस तरीके से जिफ्ट हो गया जाइगोट इंट्रा फर्टिलाइजेशन, इनको कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें मेंडल वाली ही सारी बातें जो आपने 10th में करी थी, तो लगभग वो सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है और आती भी है, ठीक है। किस तरीके से करोगे, सबसे पहले जो आप इस चैप्टर में याद करना वो क्रोमोसोमल डिजीज और मेंडेलियन डिजीज, इन दोनों को जरूर करना। क्यों, क्योंकि ये मेंडेलियन डिजीज में 3 थे वैसे, पिछली बार 2 हटा दिए हैं, सिर्फ यही बचा हुआ है हेमोफीलिया, और हेमोफीलिया है भी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें जो बीमारी जाती है, ठीक है, इसमें क्लॉटिंग वगैरह नहीं हो पाती है, ब्लड की दिक्कत आ जाती है, ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। इसके बाद आएगा क्रोमोसोमल डिजीज कर लेना। तो इसमें क्रोमोसोमल डिजीज में मेल सेक्सुअल वाले ही है, मेल और फीमेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जब ऐड हो जाते हैं तो किस तरीके की बीमारी जाती है या देखने में उनके फीचर्स कैसे लगते हैं, तो उन सबके बारे में। 22 पेयर और 23rd जो पेयर है वो वाई है लेकिन उसमें एक्स की क्वालिटी नहीं है। जैसे अगर मेल है तो उसमें वाई है लेकिन एक्स नहीं, एक्स की जगह पे 0 है। अगर 0 होगा यानी कि एक क्रोमोसोम्स की कमी हो गई है, एक कमी हो गई तो फिर इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके की बीमारियों का जरूर कर लेना। सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेना, बर्ड वाला और ह्यूमन वाला ही है, और तीसरा जो था वो तो काट दिया गया है, ठीक है, ग्रास ऊपर वाला काट दिया गया है, तो ग्रास ऊपर वाला नहीं करना, सिर्फ 2 ही करना, और वो भी सिंपल है, ये 10th क्लास में करा हुआ है, ठीक है, रिवीजन ही करनी है आपको। कुछ टर्म्स हैं ये जरूर कर लेना क्योंकि 10th के मुकाबले 12th में ये चीजें नहीं है। क्या नहीं है, एलील। एलील क्या होता है, पेयर में जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, सिंगल जीन होता है लेकिन जब वो पेयर्स में आ जाते हैं तो एलील। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम टॉल को दिखाते हैं तो टीटी बनाते हैं, स्मॉल टी बनाते हैं ड्राफ्ट के लिए, तो ये एलील है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ वाई और एक्स, तो इन दोनों में से जो रिप्रेजेंट करता है ना कैरेक्टर को वो एलील होता है, तो इसमें ये एलील है, ठीक है। इस तरीके की बातें आती है एलील में। एलील में भी जो क्वेश्चन आता है ना वो ब्लड ग्रुप वाला आता है। कैसे ब्लड ग्रुप वाला, कि ए के साथ अगर ए बी ओ इस तरीके से ब्लड ग्रुप है ना, तो अगर ए है और फिर आई है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा। ए के बी के साथ आई है तो बी होगा, अगर आई आई एक साथ होगा तो ओ होगा। इस तरीके का जो टेबल बना हुआ है ना एनसीईआरटी की बुक में, वो जरूर कर लेना। इसके बाद कुछ डेफिनेशन है, कोडोमिनेंस की डेफिनेशन कर लेना। डाई हाइब्रिड क्रॉस रिजल्ट इसका कर लेना, पुनेट स्क्वायर जो बना के जो करते थे ना, स्क्वायर बनाते हैं इस तरीके से और फिर इसकी क्रॉसिंग करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्स एक्स वाई वाई, उस तरीके का ग्राफ जो है आपका स्क्वायर वो कर लेना। डेफिनेशन कौन कौन सी होंगी, कोडोमिनेंस कर लेना, साथ में जीनोटाइप, फिनोटाइप, सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा की कोई फिगर नहीं देख रखा, बस एनसीईआरटी में थोड़ा सा बना के दे रखा है कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, डीएनए से आरए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस तरीके की बातें होती है, ठीक है। इस तरीके से सर्कल बनाया होता है, उसको कर देते हैं कि डीएनए से बन रहा है आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इस तरीके के है, ठीक है। तो उनको कर लेना। फिर प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जरूर कर लेना, सिंपल सा है और स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, 10th में भी था। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना, डोमिनेंस क्या होता है और सेग्रीगेशन क्या होता है, ये चीजें कवर अप हो गई है। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लेना, और वो भी कौन सा, ड्रोसोफिला वाला, ठीक है, पेज नंबर 83 पर है, ये चीजें कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है क्योंकि इसमें रटनी पड़ती है चीजें, ठीक है, समझ लेना अगर समझ सकते हो, टाइम है आपके पास, या वैसे आप लोगों ने करा होगा मेरे ख्याल से इसे। तो फिर इसमें सबसे पहले आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो कोशिश करना ये चीज जरूर सबसे पहले करो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कैसे कैसे मेथड होते हैं, इसका क्या यूज होता है और आगे एप्लीकेशन कैसे यूज होगी, ठीक है, वो सबके बारे में कर लेना। इसके बाद पैकेजिंग ऑफ डीएनए कर लेना, और इस पैकेजिंग ऑफ डीएनए में इस तरीके से था ना, यहाँ बनता है डीएनए, फिर यहाँ से न्यूक्लियोसोम जो होता है वो ऐसे रोटेट राउंड करा होता है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसोम हो गया, इसके बारे में कर लेना। हिस्टोन के बारे में कर लेना। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट कर लेना, पेज नंबर 100 पे दे रखा है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसको कर लेना। फिर जेनेटिक कोड, कोडोन, आईयूसी या फिर जो भी होते हैं आपके यूयूए, तो इन सारे के बारे में इसका एक पूरा टेबल बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से टेबल बने हैं और उसमें ऐसे ऐसे बॉक्स बने और इसमें लिखे हैं 1 by 1 ऐसे इस तरीके से। तो वो अगर टेबल कर सकते हो तो टेबल कर लेना, किसी ट्रिक से कर लेना, अदरवाइज मेन कर लेना। मेन कैसे, स्टार्टिंग वाला जेनेटिक कोड कौन सा है, एंड वाला कौन सा है, एप्लीकेशन कर लेना, किस तरीके से एप्लीकेशन होती है, ये डीएनए स्ट्रक्चर में ही आ जाएगा। आपकी टर्म्स करने हैं इसमें भी, टर्म्स यानी कि डेफिनेशन, डेफिनेशन भी कौन कौन सी हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2 चीजें और आएंगी बेटा, ये जो होता है ना आपका प्रोसेस ऑफ यूकैरियोटिक, प्रोसेस ऑफ प्रोकैरियोटिक, ये दोनों जरूर कर लेना। किसमें आता है, ट्रांसक्रिप्शन में आता है। ट्रांसक्रिप्शन में 2 दे रखा है और इसमें डायग्राम दिया है, अगर आपने एक डायग्राम कर लिया ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपसे बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज कर लेना। और लास्ट में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आज अभी ट्रेडिशन में ये बहुत ज्यादा है, एक तो ये और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी था
इन दोनों के बारे में थोड़ा ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो इन चारों टर्म्स के बारे में कर लेना, फुल फॉर्म जरूर करना। जैसे कि फुल फॉर्म इसमें दे रखी ना बर्थ कंट्रोल वाले में, वैसे ही डीएनए में भी कई सारी फुल फॉर्म है, तो इनके बारे में कर लेना। क्या पता क्वेश्चन ऐसे दे दे कि एचजीपी बताओ। अब जब तुम्हें यही नहीं पता होगा एचजीपी होता क्या है, तो तुम करोगे कैसे इसका, ठीक है। तो इतना करना है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब बेटा नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में जो है लैमार्क वाला तो डिलीट हो गया है आपका। अब बचा क्या है, चार्ल्स डार्विन वाला, ठीक है। ये स्टार्टिंग में ही आ जाता है। इसकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस तरीके से हुई थी वो पढ़ लेना। एक इसने बर्ड के ऊपर भी दिया था, 2 कलर की बर्ड थी ना, ब्लैक और व्हाइट, तो उनका कैसे इन्वायरमेंट के कारण इवोल्यूशन हुआ है या उनमें क्या चेंज हुआ है, ठीक है। वो देख लेना, उनका इफेक्ट क्या पड़ा है, ब्लैक बर्ड पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ये देख लेना। लुईस पास्चर का कर लेना एक बार। फिर मिलर एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है। इसकी ये फॉर्म दे रखी है, तो ये इसकी एक ट्रिक भी है, आप ट्रिक से कर सकते हो कि जैसे मान लेना कि पेरेंट्स होते हैं ना, मम्मी पापा, तो अगर एक ही की हमेशा चलती है, लाइक अगर फादर की चलती है तो जो पिक है वो इस तरीके से हाई जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक ही कैरेक्टर शो हो रहा है, दूसरा नहीं शो हो रहा, ठीक है। जैसे कि हम एक्स और वाई लेते हैं तो इसमें सिर्फ वाई का कैरेक्टर शो हो रहा है। सेकंड वाला जब आता है तो वो थोड़ा सा कम होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल था ना, जैसे स्टार्टिंग में ये था, अगर इसमें ये कैरेक्टर में इस तरीके से सिर्फ वाई का कैरेक्टर होगा तो पिक पे जाएगा। अगर दोनों को 50-50% देंगे, ठीक है, 50% एक्स को 50% वाई को, तो नॉर्मल से थोड़ा सा डाउन हो जाएगा लेकिन स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, एक डायरेक्शनल होगा। थर्ड था कि 2 पीक बन जाती है, ठीक है, इस तरीके का दे रखा है इस फॉर्म में। तो पी स्क्वायर 2 पी की और ये 2 फॉर्म बन जाती है, यानी कि एक्स अलग जा रहा है वाई अलग जा रहा है, तो इस तरीके की बात आ जाती है, ठीक है। तो इसको एक बार कर लेना। फिर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जरूर कर लेना। कन्वर्जेंट क्या होता है, एनालॉगस। एनालॉगस यानी कि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, ठीक है। और डाइवर्जेंट क्या हो गया, होमोलोगस। होमोलोगस मतलब देखने में स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो फिर आप ये कर लेना, जैसे कि होमोलोगस में ही हम देखते हैं हमारे हाथ जो है वो कैप्चर का काम करते हैं, ठीक है, फ्रंट वाले। लेकिन जो एनिमल्स के फ्रंट वाले जो होता है उनका स्ट्रक्चर हमारे जैसा ही होता है लेकिन उनका काम कुछ और करता है, रनिंग का करता है। अगर बर्ड का देखोगे तो उसका काम फ्लाई का करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो सेम है, उनकी हड्डी और ढांचा देखोगे वो तो सेम है, ठीक है, लेकिन फंक्शन अलग है। इसमें फंक्शन सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा देखने में, इस तरीके का डिफरेंस आता है और ये कई बार क्वेश्चन आया है, तो आप इसे जरूर कर लेना। फिर ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में एड्स आती है और कैंसर, ये दोनों है जो ब्रीफ में दे रखा है आप लोगों को। तो अगर ब्रीफ में दिया है तो आप इन दोनों में से, एड्स का तो आप लोग वैसे भी जानते हो, 10th में ही पढ़ चुके, कैंसर का डिटेल में कर लेना। कैंसर में भी मिजोया, ठीक है, इस तरीके के वर्ड होते हैं, उन्हें रिलीज करता है, किस तरीके से लाइफ साइकिल है वो कर लेना। ड्रग और अल्कोहल वाला कर लेना, ठीक है। कोकेन वाला कर लेना, इससे पहले वाला एक आ चुका है, ठीक है, तो कोकेन वाला शायद आ जाए इस बार। मिसयूज क्या होता है, एक्शन क्या कर लेना चाहिए हमें। ये जो बेटा आपका जो बायो के पेपर होता है ना, उसमें कई क्वेश्चन ना ऐसा पूछते हैं कि आपके हिसाब से क्या सही होगा, या इस सिचुएशन, मतलब समरी टाइप क्वेश्चन होता है, आप लोगों को खुद एक्सप्लेन करना होता है। तो बायो का ही पेपर ऐसा है फिजिक्स केमिस्ट्री के मुकाबले कि थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए वो, ठीक है। आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो अपने पेपर में, क्या क्या लिखते हो, उसमें भी मार्क्स लगते हैं, तो आप उसको देख लेना किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। अगर वो बोलते हैं कि इसका मिसयूज क्या होता है, ड्रग वैसे तो दवाई है ना, लेकिन इसका मिसयूज क्या होता है कि पीयर प्रेशर के चक्कर में ले लेते हैं कई बार, ठीक है, फिर बैलेंस नहीं बन पाता है, तो उस तरीके से आप लोग कर लेना। एक एंटीबॉडी वाला डायग्राम है, ठीक है, फिगर 8.4, उसे कर लेना। लिम्फोसिस्ट बी और टी सेल्स क्या होते हैं उसके बारे में कर लेना। कॉमन डिजीज का कोशिश करना एक टेबल बना लो, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी डिजीज है, सबका टेबल बना लो। टेबल कैसे किसके कारण होता है, ठीक है, कौन सा प्रोटोजोआ आता है, कौन सा फंगी आता है, रिंग वॉर्म वायरस वगैरह, उनके बारे में क्या करता है और उसके क्या सिम्टम है, वैसा ही टेबल बना लेना, ठीक है। और ये टेबल कोशिश करना जो आपका रिप्रोडक्शन वाला में भी डिजीज का है ना, उसके साथ ही एडअप कर लो, तो एक टेबल में 2 चैप्टर का कवर अप हो जाएगा। फिर आता है माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो माइक्रोब्स का सिर्फ नुकसान थोड़ा होता, फायदा भी तो होता है। सीवेज ट्रीटमेंट में फायदा होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, हाउस होल्ड में होता है, या बायोगैस में होता है, ठीक है। तो बायोगैस और हाउस होल्ड वाला तो सिंपल है। बायोगैस में तो मिथेजोन्स के बारे में पूछा जाता है, एंटीबायोटिक्स इन सब के बारे में कर लेना। हाउस होल्ड वाले सिंपल पूछ लिया जाता है, जो मेन है वो सीवेज आ जाता है, इंडस्ट्रीज आ जाता है। तो इंडस्ट्री सीवेज वाला पिछली बार भी आ चुका है, ठीक है, और कई बार आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन पिछली बार आया है तो हो सकता है इस बार हाउस इंडस्ट्रीज वाला आ जाए, लेकिन कोशिश करो तो बेटा दोनों ही कर लेना क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ टर्म्स हो गए वो तो आप कर ही लोगे। डायग्राम कर लेना, एडिशनल है ये डायग्राम, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन अगर देना चाहे तो वो दे देंगे कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है वो बता दो, और टीएमवी क्या होता है, एजीसीटी क्या होता है। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वो वाले वायरस
जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है। नाम इसका बैक्टीरियोफेज है लेकिन ये वायरस होते हैं। ऐसे टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, ये भी वायरस होते हैं। एजीसीटी ये भी इसी में आ जाएंगे, तो आप इन्हें कवर अप कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है आपका बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन, ये दोनों चैप्टर आते हैं। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी में से कुछ टर्म्स होंगे जो याद करने होंगे, डेफिनेशंस तो करनी ही पड़ेंगी इनकी, ठीक है। इन डेफिनेशंस का यूज सिर्फ इनमें नहीं होगा, ये जो आगे की जो प्रोसीजर होते हैं उनमें भी ये यूज बहुत होता है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग कर लेना, जीन की कैसे कॉपी होती है। ORI क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का इंपॉर्टेंट आता है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक सेल जो होता है, सेल में न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होता है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर भी एक डीएनए होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्लाज्मिड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर क्या होता है, हाइंड टू क्या होता है, ये सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, ठीक है, जो कटिंग कर रहा था ना, वो है ये। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ई कोलाई, ठीक है। जब आप लोग ये वाला करोगे ना, इसके स्टेप्स कर लेना, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो आप इसी से समझ जाओगे क्या होता है, इसके स्टेप्स कर लेना, और साथ के साथ ई कोलाई में इसका क्या काम होता है। जब आप ये करोगे ना, आपका पीसीआर भी कवर हो जाएगा, और पीसीआर जो है वो लास्ट ईयर आया था, ठीक है। फिर एक पैलिंड्रोमिक होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक ऐसा होता है जो लेफ्ट से देखो राइट में तब भी सेम होता है, राइट से लेफ्ट में देखो वो भी सेम होता है। जैसे कि एक वर्ड है ना, एक छोटा सा वर्ड ले लेते हैं, TIT, टीट। टीट को तुम आगे से पढ़ोगे तब भी टीट, पीछे से पढ़ोगे तब भी टीट, ठीक है। बॉब जो बुक में दिया है वो मलयालम दे दिया, ठीक है, मलयालम। इसको तुम ऐसे पढ़ोगे तब भी मलयालम बनेगा, ऐसे पढ़ोगे तब भी मलयालम। तो इस तरीके से पढ़ने अगर सेम होता है ना, तो डीएनए की सीक्वेंट होता है ना, AGCT, उन्हें भी इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि आगे से देखेंगे तो सेम होगा, पीछे से भी देखेंगे तो सेम होगा। तो वो वाला कर लेना। फिर बायोटेक्नोलॉजी और इसकी एप्लीकेशन आती है, तो इसमें जीन थेरेपी कर लेना, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है, इसके बारे में कर लेना। इंसुलिन की डेफिनेशन कर लेना। BT कॉटन है ये, ठीक है, इसके बारे में कर लेना। और GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसके स्टेप्स है कैसे कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, 5 हैं, एक ही लाइन में है, 5 लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसको पढ़ लेना। फिर आता है स्टेटमेंट। इनमें स्टेटमेंट और समरी के क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक या हाउ यू समर अप, इस तरीके की बातें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। आप लोगों को कैसे यूज करना सही है या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आप कर लेना। और फिर नेक्स्ट आता है आपका यूनिट, इकोलॉजी का यूनिट आता है जिसमें 3 चैप्टर है। चौथा चैप्टर तो हटा दिया गया है, वो इन्वायरमेंटल इशू वाला था। तो इसका सबसे पहला चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। कैसे करोगे इसे, सबसे पहले तो इसमें ना ये डेफिनेशंस कर लेना, ये डेफिनेशंस में भी आता है और डिफरेंस में भी आता है। किस तरीके से, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन, एमाइग्रेशन। नेटेलिटी क्या होता है, रेट ऑफ बर्थ, मोर्टेलिटी डेथ, एक बार चेक करना, ठीक है बेटा, इन्हें चेक करना। इमाइग्रेशन, जो भी जनरेशन है या पॉपुलेशन है वो जब आती है हमारे एरिया में तब क्या होता है, या इमाइग्रेशन इस एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर गई हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसके पूरे पायरामिड पर, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। फिर एक यहां से आता है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ठीक है, वो बहुत बार आया है। और ये जो 3 चैप्टर है ना इकोलॉजी के, तीनों में एक एक ऐसे क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हो गया या एनर्जी और पायरामिड हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े टेक्निकल क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं, तो उन्हें आप ट्राई करना एक बार, ठीक है। लास्ट में कर लेना बेशक ट्राई, लेकिन ग्राफ वगैरह बनाना की प्रैक्टिस कर लेना। तो फिगर 13.4 इसके लिए कर लेना, ठीक है, जिसमें एक्सपेंडिव आ रहा है, स्टेबल, डिक्लाइंड, ये सब चीजों के बारे में बताया गया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। फिर रिलेशन होता है, इनमें रिलेशन वाला तो जरूर करना। कॉमेंसलिज्म एक रिलेशन था वो हटा दिया गया है, जिसमें एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये सारे हैं इंपॉर्टेंट, ये करना। कैसे, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों को फायदा होता है, स्पीसीज A हो या B हो, दोनों को इसमें फायदा हो रहा है। कंपटीशन, आपस में जब कंपटीशन होगा तो दोनों ही टूटेंगे फूटेंगे, तो दोनों को क्या होता है, नुकसान होता है। उसके बाद प्रीडेशन में क्या होता है, एक दूसरे के, एक प्रे होता है, एक प्रीडेटर होता है, तो एक को फायदा होता है, एक मर जाता है। प्रीडेटर प्रे को खा लेता है ना, तो एक का फायदा दूसरे का नुकसान। पैरासिटिज्म में भी यही होता है, एक की बॉडी में दूसरे को पैरासाइट बन के रहता है ना, उसके अंदर ही रहता है और उसी को यूज करता है, खाता है, तो प्लस माइनस। एंड मेंसलिज्म क्या होता है, ये आप लोग हो गए, ठीक है, जो मम्मी पापा को दुखी करते रहते हैं और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके के आप लोग एग्जाम्पल अपने बना बना के याद कर सकते हो, ठीक है। एक ऐसा स्पीशीज जिसे कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन जाने अनजाने में वो दूसरे को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरीके के लास्ट के 2 चैप्टर बचे हैं, एक हो गया इकोसिस्टम एंड नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। तो किस तरीके से हुआ, इकोसिस्टम में हमें इकोलॉजिकल पायरामिड के बारे में पढ़ना है। पायरामिड पढ़ा है ना इस तरीके से, पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा, चौथा, ट्रॉपिकल लेवल होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल, इस तरीके से बनते हैं।
ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन कर लेना, किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं इन्हें लेवल्स में, टर्म्स होंगे कुछ इसमें, उसके बारे में कर लेना। एनर्जी फ्लो डायग्राम कर लेना। ट्रॉपिक लेवल पहले दे चुके हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर होता है सबसे पहले, फिर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फिर सेकेंडरी, फिर थर्ड, इस तरीके से आ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में प्रोटेक्शन के बारे में देखेंगे हम, किस तरीके से अपनी बायोडाइवर्सिटी जो है उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो स्पेस एरिया रिलेशनशिप, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आया था। इन तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आया था कंसेप्चुअल, ठीक है। समरी कर लेना, समरी टाइप क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन अगर देना चाहें कि आप किस तरीके से अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या कौन कौन सा एरिया होता है जिसमें आप काम कर सकते हैं, इस तरीके का आ जाता है, ठीक है। इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, और कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यहाँ तक आपका सारा कवर अप हो गया है। अगर आप लोगों ने ये सारे कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और कोशिश करो कि जितना मैंने अभी बताया है ये सारा आप 2 दिन में फिनिश कर लो, तीसरे दिन में एक्स्ट्रा चीजें कर लो, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है क्या, ठीक है। आपके किसी फ्रेंड्स ने बताया है कि हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है और इसमें नहीं लिखा, तो आप उसे कवर अप कर सकते हो, लेकिन ये मिनिमम है, इसे तो कवर अप करना ही करना है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये जो है हम यही नहीं कर पाएंगे, तो बेटा करना तो होगा, लास्ट है ना, जम के मेहनत कर लो। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि जो भी आपके बायो की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जो भी बोल्ड से लिखे हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर्स में जैसे रिप्रोडक्शन में जितने बोल्ड से लिखे हुए हैं, ठीक है, वो सीधे सीधे डेफिनेशन में आते हैं, उसको पता होना चाहिए। और डेफिनेशंस मैंने बताया है, अगर कोई टर्म दिया है उसे कैसे डिफाइन करोगे, उसको तोड़ो, तोड़ के उसके मीनिंग निकालो और फिर वही उसकी डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है। दूसरा है कि कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जिसे वही बच्चा कर सकता है जिसने डिटेल में पढ़ रखी हो, ठीक है। ये तो उनके लिए है कि टेम्परेरी जिन लोगों को लगता है कि अभी टाइम कम है और मैं पूरा डिटेल में नहीं कर सकती, उनके लिए बेस्ट तरीका है। दूसरा, जिन्हें लगता है कि ये वाला चैप्टर तो मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में करा है, तो वो लोग ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में अपना कर पाएंगे, ठीक है, अटेम्प्ट कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहाँ कहाँ किस तरीके से आएंगे वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके अलावा 3 चैप्टर जो है इकोलॉजी के, ठीक है, तो उसमें इकोलॉजिकल पायरामिड वाला क्वेश्चन, यहाँ से स्पेस एरिया रिलेशनशिप, और वहां से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला, जो एक्सपोनेंट जूल होता है, यहाँ पे 10% कम होता है तो 10 हो जाता है, 100 हो जाता है, फिर 10 हो जाता है, इस तरीके से वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। कह देंगे कि कोई प्रोड्यूसर है, उसके पास इतनी एनर्जी है, 5000 जूल एनर्जी है, तो बताओ अगर थर्ड लेवल पे जब वो आएगा, ये प्राइमरी हो गया, सेकंड थर्ड पर आएगा तो कितनी जूल एनर्जी होगी, या ये भी नहीं, नंबर में दे सकते हैं, 3.689% है, तो बताओ कैसे जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बेटा वो तो टेक्निकली क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा सोचना होगा तभी करना होगा। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ गई है, तो अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।